काम की बात पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज़ाद फाउंडेशन, मैनेंगेज इंडिया और एनटीएल नेटवर्क की तरफ से हर साल एक कैंपेन किया जाता है जिसका नाम है घर का काम सबका काम। तो उसी के तहत हम ये काम की बात पॉडकास्ट करते हैं जिसमें हम सिविल सोसाइटी से गेस्ट को बुलाते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर रवि वर्मा हमारे साथ हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन ICRW एशिया के। 3 दशकों से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। काम किया है आपने महिलाओं के मुद्दों के ऊपर, लड़कियों के मुद्दों के ऊपर और ख़ास तौर से जेंडर बराबरी के ऊपर। और आपका काफ़ी सारा काम मर्दानगी के ऊपर है। आपका एक बहुत ही वेल नोन इनोवेटिव वायलेंस प्रिवेंशन प्रोग्राम जैसे जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट इन स्कूल जेम्स रहा है। तो ओवर द इयर्स रवि ने काफ़ी काम किया है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं। और जैसा कि पता है, आपको मालूम है कि घर का काम एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि घर के काम को बड़ा ट्रिवियल भी समझा जाता है। तो हमारा इस पूरी सीरीज़ के पीछे और इस कैंपेन के पीछे ये समझना है कि किस तरीके से एक अदृश्य महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, बिकॉज घर का काम में भी कितना सारा मेहनत लगती है। और हमको सारी रिसर्च ये बताती है कि महिलाएं कम से कम पुरुषों से 3 गुना ज़्यादा घर के कामों में योगदान करती हैं, जो अक्सर जिसका न तो कोई हिसाब होता है, न उसको कोई मान्यता दी जाती है, और कई बार वो एक अदृश्य होकर रह जाता है। लेकिन उसके कितनी सारी उसके जो इम्पैक्ट हैं कि कई बार घर के काम की वजह से महिलाएं कमाने वाले कामों में नहीं जा पाती। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमको लगता है कि ये एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना कि घर का काम भी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम घर के काम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो समाज में एक तरीके से इस चीज़ को हम लेके आए कि अगर घर का काम सबका काम बनेगा तो जो महिलाओं के ऊपर अतिरिक्त बोझ है वो कम होगा, और उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को भी न सिर्फ अपने लेजर के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ पढ़ाई हो या काम है और जो प्रोफेशनल काम है उसमें भी महिलाएं योगदान दे सकती हैं। क्योंकि तो ये सब कुछ विचार है जिसके तहत हम ये कर रहे हैं। तो आपका फिर से स्वागत है रवि। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमको ये मौका दिया। आपके साथ बैठ करके आज़ाद फाउंडेशन और आप लोगों के काम की सराहना तो मैंने बहुत समय से मैं करता रहा हूँ। आपके साथ काम करने का कुछ सौभाग्य भी मिला है। तो आप लोग भी अग्रणी हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो बहुत ही हमें खुशी है कि आज आपके साथ कुछ संवाद करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, आपसे भी सीखेंगे। तो एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो मर्दानगी के जो ट्रेडिशनल नोशंस हैं तो वो किस हद तक पुरुषों को घर का काम करने से रोकते हैं, खासतौर से केयर वर्क जिसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि क्यों आम तौर पर मर्द, कॉमन मर्द की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि घर के काम को हेय दृष्टि से देखते हैं कि यार ये तो औरतों का काम है। और आजकल के बदलते माहौल में जबकि महिलाएं कामों में जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक के बाद से काम के तरीके भी बदले हैं, तो क्यों ज़रूरी है कि पुरुषों का घर के काम में भी योगदान रहे? सबसे पहले तो मैं आपने जो कॉमन मर्द जो शब्द यूज़ किया, ऐसा लगा कुछ अनकॉमन मर्द भी होते हैं शायद। मैं तो सब पहले तो मैं ये कह दूं कि सभी मर्द कॉमन हैं। बिल्कुल। लेकिन सब जो सोचने वाली बात ये है आपके सवाल में कि ये मर्दानगी क्या है, आखिर मर्दानगी है क्या, उसका केयर से आप कह रहे हैं क्या संबंध है। सो मर्दानगी एक सोच है, ये कोई ट्रेट नहीं है कि जो फिक्स हो। मर्दानगी तो समाज के द्वारा, हम सभी लोगों के, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, समाज के द्वारा बनाई हुई एक सोच है। ये एक उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके चारों तरफ ताना बाना बुना हुआ है कि अगर एक लड़का है तो उसको किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। तो उसके सारे नियम बने हैं। बिल्कुल। और शुरू से ही
उन नियमों के आधार पर लड़के पुरुष अपनी पूरी जिंदगी काटते हैं, उसी के आयामों पर अपने को जांचते और परखते रहते हैं। बिल्कुल। उसमें मेरा कोई सोच नहीं है, जो लोग और जो लोगों ने सोचा मेरे लिए, उस स्क्रिप्ट पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये सोशल स्क्रिप्ट है जिस पर मर्द लोग सीना तान के चलते हैं। ना उस पहचान के तहत केयर की भी एक परिभाषा है। जो मर्द है वो अपने तरीके से केयर देता है, और मर्द जब केयर देता है तो उसके अंदर एक शक्ति निहित होती है, पावर होनी चाहिए। जब हम किसी केयर करते हैं तो इसका मतलब हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। हम उसका ख्याल रख सकते हैं इस तरीके से ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, वो अच्छी तरह रह सके। एज ए मैन क्या मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, लड़के को इतना ऐसा बना रहा हूँ कि नहीं ताकि वो दुनिया के चैलेंजेस को फेस कर सके कि ना कर सके। मैं इतना कमा के ला पा रहा हूँ कि नहीं ला पा रहा हूँ ताकि हमारे इस परिवार जो सुख और समृद्धि से रह सके। तो सारी चिंता हमारी ये है कि मैं अपने परिवार के लिए प्रोवाइड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, उनको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और ये सोच इस बात से है कि हम एज ए पुरुष, मुझसे यही उम्मीद की जाती है कि मैं कमाऊँ, मैं लाऊं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मर्दों को या पुरुषों को बहुत शुरू से ही उन चीज़ों से वंचित रखा जाता है जिसमें कि वो केयर के उन पहलुओं को समझ सकें जिसमें कि प्यार या इमोशन की शेयरिंग हो, जिसमें ममता हो या प्यार हो। जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं, पूरी उस प्रक्रिया से पुरुषों को वंचित रखा जाता है। नॉर्थ इंडिया के जो पुरुष होते हैं उनको तो वो बच्चे भी गोदी में नहीं लेते हैं। वो औरतें जब अगर पुरुष बच्चों को अपनी गोदी में लेते भी हैं तो वो केवल खेलने के लिए या उनको ऐसे खिलौने के तरीके से, लेकिन अगर उसने पेशाब कर दिया या उसने रोना शुरू तो माँ को थमा दिया, क्योंकि वो केयर वो है। तो वो इमोशन कोई माँ संभाल लेगी। न केवल दूसरों को किस तरीके से वो देना चाहिए, बल्कि हमें भी किस तरीके से वो लेना चाहिए लोगों से, उससे भी हम जुदा हैं। क्योंकि मुझको कोई नहीं बताता कि अगर मुझे रोने का मन है तो मैं रोऊं कि ना रोऊं। मुझसे तो ये कहते हैं नहीं रोना चाहिए। ये चीज़ें अंतर्निहित हैं। सही बात। ये इस तरीके से हमारे इंटरनलाइज्ड है हमारे व्यवस्था में कि कोई इस पर सवाल नहीं पैदा करता जी। इस पर कोई ये नहीं कहता कि नहीं तुम ये करो, और अगर आप वो करना चाहें तो शायद किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपको ये बता दिया जाता है कि ठीक है कर दिया तुमने, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है। शायद तुम्हें एक ब्राउनी पॉइंट मिल जाएगा इसका। आज आपने खाना बनाया तो उसके लिए तालियां बज जाएंगी, देखो हमारा आदमी कितना अच्छा खाने वाला है, लेकिन वो काम आपका नहीं है। और ये मुद्दा है कि अगर हम केयर के संदर्भ में पुरुष की सहभागिता की बात करते हैं तो हम उसकी शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन अगर एक तो ये है कि कौन करे और कैसे करे, पर दूसरा ये एक समझ कि ये क्यों ज़रूरी है पुरुषों का घर के काम में बराबरी से सम्मिलित होना। हर स्तर पर आप देख लीजिए, इकोनॉमिक, अगर आप आर्थिक स्तर पर सोचें तो अगर जो आपने अपने शुरू के जब आप हमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे जो आपने बात कही वो वहाँ से शुरुआत है इसकी कि अगर पुरुषों की सहभागिता होती है तो दोनों की आर्थिक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि स्त्रियों को समय मिलता है, वो आर्थिक रूप से आपको सहभागिता कर सकती हैं, प्रोडक्शन होता है और आप दोनों उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आर्थिक रूप से तो बिल्कुल साफ उसके परिणाम है। दूसरा जो ज़्यादा मेरे हिसाब से वैल्यूबल है वो है वेलबींग का, जो मेंटल हेल्थ का, जो साथ में रहने के सुख का, जो एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम अपनी परिवार के साथ, अपने साथ, उसका जो समय मिलता है वो तभी आता है जब आप लोगों का केयर करते हो, जब आप अपना केयर करते हो। तो इस पूरी बहस को केयर वर्क के दृष्टिकोण से हम देखें, खाली इकोनॉमिक या आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो शायद वो सीमित दृष्टिकोण है। बिल्कुल। केयर की व्याख्या उस परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। लेकिन अभी भी अगर केयर की परिभाषा हम वर्क और इकोनॉमिक
सेंस में करते दृष्टिकोण से हैं, करेंगे। तो उसमें भी फिर हम घुड़सवार हो जाते हैं। फिर हम औरत को भी वो बना देते हैं कि अब तुम कमा के, देखो हमने तो काम हाथ बटाना शुरू किया, अब तुम जाओ कमा के लाओ। जितना माइक्रो फाइनेंस वगैरह की बहुत सारी जो औरतों को लेकर के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात होती है, जिसमें औरतों को कहा जाता है कि आप काम करें, और लेकिन अगर पुरुष लोग उसके अंदर अच्छी तरीके से केयर के सोच से नहीं जुड़ते हैं तो औरतों का शोषण ज़्यादा होता है। बिल्कुल। वो कमाने में भी लगी रहती हैं और आके और घर में केयर भी का काम पूरा करना है। केयर गिविंग का और इमोशनल सपोर्ट का सारा काम वो करती हैं। तो इसको कहते हैं डबल बर्डन एक तरीके हाँ का। बिल्कुल। और तो कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर वैसे देखा जाए तो ये एक स्किल भी है कि अगर आपको अपना खाना बनाना आता है, अपने घर की सफाई करना आता है, आपको कपड़ों की इस्त्री करना आता है, तो आप कहीं भी जाएं, मतलब एज ए यंग मैन जब आप बाहर काम की तलाश में जा रहे हैं तो आप अच्छे से जी पाएंगे। अगर आपकी डिपेंडेंसी है कि घर में कोई महिला आके ही आपका सारा काम करे, तो कहीं ना कहीं ये एक हैंडीकैप भी है। तो उस लिहाज से भी देखें तो पुरुषों को ये समझना कि भाई काम सीखना और काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो खुद के भले के लिए भी है। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही। काम इसको हम स्किल की तरीके से लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर उस स्किल को हम ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं क्योंकि हम एज ए पुरुष कर रहे हैं, तो फिर वो उसकी कीमत कम हो जाती है। और ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसे वो पुरुष कौन हैं जो कि वो काम कर रहे हैं जो उनसे उम्मीद नहीं की जाती। क्या उनसे उन कामों को करने से उनके सोच में, उनके रिश्तों में, उनके अपने अंदर क्वालिटी में, लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन आया? क्या जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ हो जो आंतरिक रूप से अपनी पूरी इकोसिस्टम को चेंज करने में सफल है कि नहीं है, वो जरूरी है। तो आप स्किल तो लें, और पुरुष लेते हैं वो सब स्किल ले लेते हैं जिसमें पैसा मिलने वाला है। चाहे स्टिचिंग के हों, वीविंग के हों, खाने बनाने के होंगे उनके पास, और मास्टर स्किल होंगे उसके अंदर। लेकिन उससे पुरुष स्त्री के संबंधों या पुरुषों के बीच के संबंधों में, या व्यवस्था और पुरुष के बीच के संबंधों में, व्यवस्था और स्त्रियों के बीच के संबंधों में मूलभूत परिवर्तन नहीं आ पाता। तो स्किल का मसला नहीं है, भावनात्मक लगाव भी उतना ही जरूरी है। वैल्यूएशन की बात है ना? बिल्कुल। अभी रिसेंटली ICRW की एक ने रोहिणी नीलकेनी फाउंडेशन और इक्विमुंडो के साथ मिलकर भारत में केयर वर्क की स्थिति के ऊपर एक रिसर्च की थी जी। और उस रिसर्च में भी बड़े चौंकाने वाले कुछ फाइंडिंग्स और कुछ लर्निंग्स आई थी। थोड़ा उसके बारे में आप हमको बताएंगे कि वो क्या था? नहीं, थैंक यू आप जिस सवाल पूछने के लिए, क्योंकि वो जो अध्ययन है वो एक ग्लोबल स्टडी है, स्टेट ऑफ फादर वर्ल्ड रिपोर्ट, जो इक्विमुंडो नाम की एक संस्था काफ़ी अच्छा काम कर रही है। गैरी बार्कर जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम लोगों ने मिलकर बहुत काम किया है। जी। तो उन लोगों ने 17 देशों में ये पता लगाने की कोशिश करी है कि पुरुषों की सोच क्या है काम के प्रति, केयर के प्रति, और एज ए फादर। तो उसी अध्ययन का एक हिस्सा इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है था, और उसके अंदर हमने क्वालिटेटिव स्टडी करने की कोशिश करी। चूँकि वो स्टडी छोटे सैंपल की है, इसलिए बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं किया जा सकता, मैं पहले ये बता दूं। लेकिन फिर भी जो गहराई से जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो ये है कि केयर जो है, जो अवधारणा है, जो कंस्ट्रक्ट है, वो इतनी जेंडर्ड है जो आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते। आप देखिए केयर में पुरुष लोगों का, उस स्टडी में ये भी निकल के आता है कि एल्डर्स लोगों के ख्याल रखने में पुरुष ज़्यादा भाग लेते हैं, बहुत भाग लेते हैं। दूसरी ये बात जो निकल के आ रही है उस स्टडी से, जो बहुत ही अच्छी लगी हम लोगों को और सरप्राइजिंग है जो आप कह रहे हैं, वो ये है कि पुरुष लोग चाहते हैं केयर करना जी। ये ऐसा नहीं है। उसमें इन 830 मैन वी इंटरव्यूड, और इतने इन डेप्थ इंटरव्यूज में जो निकल के आता है कि पुरुष लोग चाहते हैं कि वो केयर करें और उनको कोई केयर दे, और वो खुद स्वयं का केयर करें, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि कैसे करें।
उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, उनके पास वो मॉडल नहीं है। उन्होंने जो बचपन में देखा, जैसे उनके पिताजी ने जिस तरीके से वो ट्रीट करते थे, वही उसी को उन्होंने केयर माना। और ये एक बहुत ही प्रोफाउंड फाइंडिंग है कि ज़्यादातर पुरुष सीखते हैं कि केयर क्या होती है अपने घरों में, अपने पेरेंट्स से, अपने फादर को देख करके, अपने ब्रदर्स को देख करके। उनके बाहर क्या हो रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये उनके लिए है कि वो घर में क्या देखते हैं। तो ये स्टडी की ये बहुत अच्छी समझ बनती है कि कैसे ये इंटरजनरेशनल काम होना चाहिए। इसीलिए फादरहुड का के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम पुरुषों को चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं क्या हम सीख लें, अगर पुरुषों को केयर के काम में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पुरुषों को उनके फादरहुड के रोल में से जोड़ना होगा, और शुरू से इन्फेंट स्टेज से उनका जुड़ाव होना चाहिए ताकि वो केयर और इमोशंस भी। फिर जो काम बच्चों के साथ, लड़कों के साथ हो रहा है, जैसे अर्ली एडोलसेंट में, वो लेट एडोलसेंट और एडल्टहुड तक जाना चाहिए, पोस्ट मैरिज तक। राइट जी। तो जैसे आज़ाद फाउंडेशन में हमारा जो प्रोग्राम है मैन फॉर जेंडर जस्टिस, उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि 12-13 साल की उम्र से शुरू करें उनके साथ बातचीत, और फिर 20, 21, 22 साल की उम्र तक कम से कम उनके साथ टच में रहते हैं। और ये हमने भी देखा है कि ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार बात कर ली और बात हो गई। ये लगातार सीखने, करने, चुनौतियाँ फेस करने, उससे फिर सीखने, तो ये जो परिवर्तन की जो पूरी प्रक्रिया है एक लंबी प्रक्रिया है, और इसमें बहुत सारे सेटबैक्स भी आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब एक स्मूथ चले इस पूरी प्रक्रिया में। जैसा कि आपने स्टडी का जिक्र किया, उस स्टडी में भी था कि बहुत सारे पुरुष संवेदनशील हैं और वो घर का काम करना चाहते हैं, और लेकिन उनको पता नहीं है कि शुरुआत कैसे करें, कहाँ क्या क्या वो कर सकते हैं, और कहाँ से वो सहायता ले सकते हैं। तो वो क्या मैकेनिज्म हो सकती है, क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये, जैसे मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि पुरुषों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए अगर बदलाव लाना है। क्योंकि पुरुष सत्ता को स्थापित करने में खाली पुरुषों का ही हाथ नहीं है, सभी उसमें शामिल है। अगर ये बदलाव लाना है तो कई एंट्री पॉइंट होने चाहिए, कई दृष्टिकोणों से और कई एंगल से इस पर काम होने चाहिए। पुरुषों के साथ तो काम होना ही चाहिए, और पुरुषों के साथ उनके जीवन के हर माइलस्टोन्स पे काम होना चाहिए, जैसे मैंने कहा। लेकिन स्त्रियों के साथ भी काम होना चाहिए, संस्थाओं के साथ काम होना चाहिए, जैसे स्कूलों के साथ काम होना चाहिए, जहाँ वो संस्थाएं जो इन विचारों को पनपाती हैं या उनको नर्चर करती हैं। If you leave it only to the men and women within a family institution, they would have their own conflicts. Where would then they go? क्योंकि अगर उनको सोल्यूशन चाहिए तो हमारे पास एक व्यवस्था होनी चाहिए जो इसके लिए एक अच्छी तरीके से समाधान कर सके, या हमारे पास पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसे होने चाहिए जिसमें हमें स्त्री पुरुष दोनों को ये एहसास हो कि हमको सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे चाइल्ड केयर, अगर मान लीजिए स्त्री पुरुष दोनों काम करना चाहते हैं, चाइल्ड केयर फैसिलिटी उनका नहीं है, जिसकी वजह से जो आपने कहा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घटती जा रही है, तो क्या हमारे पास चाइल्ड केयर फैसिलिटीज व्यवस्था की तरफ से ऐसी बनी है? क्या हमारे वर्क प्लेस में वर्क लाइफ बैलेंस की पॉलिसीज ऐसी हैं जो अलाउ करें पैटर्निटी लीव भी? बहुत सारे हमारे इस अध्ययन में पुरुषों ने ये कहा कि हम नहीं लेते छुट्टियां घर पे काम करने के लिए, क्योंकि हमारे पुरुष सहभागी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, फिर स्टिग्मेटाइजेशन फील होता है। तो अगर इस पे काम करना है, बहुत एंगल्स पे काम करना पड़ेगा। एक तो हमें अपनी पूरी पॉलिसीज को देखना होगा जो इस केयर के दृष्टिकोण से अपनी पॉलिसीज की संवेदनशीलता बढ़ाए। वर्क प्लेसेस में ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे एनवायरनमेंट जहाँ की पुरुष सहभागी भी इस बात को एनकरेज करें और उसको रिकॉग्नाइज करें
कि हाँ काम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और ये रिकग्नाइज करिए कि वो आपके जीडीपी में और आपके इकोनॉमिक में 3/4 करीब कंट्रीब्यूशन है उसका, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसका है, जो आपने कहा। वो रिकग्निशन अगर है तो फिर आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसे। और उसके बाद जो इनफॉर्मल सेक्टर जो बड़ा, जैसे आज की इकोनॉमी में गिग इकोनॉमी है, वहाँ पर कोई फॉर्मल, अभी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चैलेंज आज की इकोनॉमी में है, जहाँ पर इतना बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें मेन एंड वीमेन दोनों बाहर हैं, दोनों उसके बाहर हैं। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, या उनको कोई चाइल्ड सपोर्ट नियत नहीं है, कोई केयर सपोर्ट नहीं है उनके लिए। तो अगर आप केयर को हम सेंटर बन रखते हैं इस इकोनॉमी का, जिसमें कि इकोनॉमी के ग्रोथ ही नहीं बल्कि अब देखिए मेंटल हेल्थ की इशू, इन सभी टेंडेंसी ऑफ डिप्रेशन, सुइसाइड, वायलेंस बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़े हैं। वो क्यों? क्योंकि हम केयर को हमने ध्यान दिया है, हमने पकड़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ को। एक मीडिया का भी सवाल आता है कि एक तो जो आपने जैसे बात की थी ना कि मर्दानगी का एक नोशन, एक हमने ख्याल बना हुआ है कि ये मर्द है, और एक दायरा बना दिया है, उस दायरे में अगर आप हैं तो आप मर्द हैं, अगर उस दायरे से आप एक इंच इधर होते हैं और एक इंच उधर होते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो क्या मीडिया ने अपना रोल सही से प्ले कर रहा है? हालांकि आजकल हम देखते हैं कि कुछ एडवर्टीजमेंट है, कुछ कॉर्पोरेट्स इसमें कर रहे हैं जिसमें वो घर के काम को लेके आ रहे हैं, लेकिन आमतौर पर मीडिया का क्या रोल हो सकता है? हाल के दिनों में हमने देखी है कि मीडिया में कुछ संवेदनशीलता बढ़ी है, लेकिन ये दो बातें सच हैं। एक तो ये कि बदलाव हो रहे हैं, पुरुष बदल रहे हैं जी। पुरुष क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि बड़ी परिस्थितियां बदल रही हैं। माइग्रेशन देखिए हो रहा है, जैसे गिग इकोनॉमी आ गया, उसमें पुरुष लगे हुए हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ दोनों इनकम करना उनके लिए ज़रूरी है, वो काम करते हैं, वहाँ पुरुष लोग काम करते हैं, घर के अंदर शायद बच्चों का ध्यान भी रखते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सेम सेक्स कपल्स हैं, वहाँ पर उनकी केयर की अलग परिभाषा। तो जो परिवर्तन हमने पिछले 15-20 सालों में हम देख रहे हैं, उसमें हम शायद एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि हम उनकी स्टोरी नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं। स्टोरी टेलिंग हमारी जो है उस बदलाव की इतनी प्रभावशाली नहीं है जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव ही स्टोरी बताएं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बदलाव में जो पुरुष लोग हैं उस प्रक्रिया में उनकी अपनी अड़चनें, उनकी अपनी चैलेंजेस, उनकी अपनी नुआंस्ड वेज ऑफ डीलिंग, उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस, उनकी अपनी वेज हाउ दे ओवरकम एक पुरुष होने का संघर्ष, मानसिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, रिलेशन के स्तर पर, बदलाव के स्तर पर, उसकी कहानी कहने की जरूरत है। कंक्लूजन में पहुंचना जरूरी नहीं है, ये बताना कि ये सही है या गलत है वो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोसेस ऑफ चेंज को एक नुआंस्ड एंड सेंसिटिव वे में बताना, उसकी कमी है, वो चाहिए। और हमारे ख्याल से वो उसको जितने सिंपल लैंग्वेज में बताया जा सके वो ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं उसको मैं एक चीज़ और से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोल मॉडलिंग, जिसको आप कह रहे हैं कि एक तो आपके स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल्स हो जो कि केयरिंग हो, जो बराबरी में विश्वास रखते हो, जो बराबरी अपने जीवन में जीते हो, उनकी कहानियों को भी एक रोचक तरीके से समाज के सामने लेके आना और ये एक दृष्टिकोण देना कि ये परिवर्तन है, हो रहा है, संभव है और हम आप मिलके ये कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरी ये है कि अगर हम रोल मॉडल की तलाश करें, उनको रोल मॉडल की तरह ना पेश करें जी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अपनी कमी होती है, उसकी अपनी प्रक्रिया है बदलाव की। आज उसको रोल मॉडल होता है, कल उसके अंदर कुछ कमी निकलती है तो फिर वो ध्वस्त हो जाता है, फिर उसको जो है लोग कंडेम करते हैं। वो पुरुष भी इस बात को नहीं समझ पाता कि कल तो हम इतने महान थे, आज क्यों हम इतने नीचे गिर गए कैसे।
क्योंकि हम तो खुद ही सीखने की प्रक्रिया में लगे हैं। तो जी। किसी भी पॉइंट में लाइफ के किसी व्यक्ति को हम रोल मॉडल बना देते हैं जब, तो उसमें एक निहित जो खतरा होता है वो ये है कि हम उसको मौका नहीं देते कि वो अपने से सवाल खड़ा कर सके, जी। अपने चीज़ों को बदल सके। जिस तरीके के रोल मॉडल की परिभाषा हमने दी है, क्या वो उससे सहमत है, क्या उसके अंदर वो खुद बदलाव लाना चाहता है नहीं। तो इस वजह से एक सामान्य पुरुषों की कहानी होनी चाहिए। एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आज़ाद है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं या करना चाहती जी। हैं, और जैसा कि आपने ये भी बताया ना कि काफ़ी सारी संस्थाएं जो कि महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, उन्होंने भी ये महसूस किया है कि अगर महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करना है तो पुरुषों के साथ भी इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें जो वो कर सकते हैं या उनको करना चाहिए, आपकी स्टडीज़ में से भी कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि आगे की क्या व्यवस्था हो, कैसे हम लोग आगे बढ़े, तो इसके ऊपर अगर आप कुछ बताना चाहें। नहीं, मैं आपके साथ मिलकर सोच सकता हूँ इसको जी। क्योंकि कोई मैजिक बुलेट तो नहीं है जी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी ने इतने वर्षों से एक दूसरे के साथ मिलकर सीखी हैं। जी। और जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने सीखी है वो ये है शेयरिंग ऑफ लर्निंग। जो हम सीखते हैं हम दूसरे से शेयर करें। जी। और हम जितनी ऐसी सारी संस्थाएं जो समाज से जुड़ के काम कर रही हैं, उन सभी के अंदर एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे से सीखने की एक व्यवस्था बनानी होगी। एक नेटवर्किंग जो होती है वो मीनिंगफुल हो, कि हमें दूसरे हर संस्था अपने तरीके से एक विषय वस्तु पर काम करती है। कुछ लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ वयस्कों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ कामकाजी महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो कुछ लोग जो हैं उन पुरुषों के साथ काम करते हैं जो माइग्रेंट हैं, जो अलग अलग जगहों पे अपने घर से अलग हैं। इन सभी से सीखने की बात है। तो संवाद स्थापित करना इन संस्थाओं में सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, चूँकि मैं रिसर्च बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी समझ ये बनती है कि हम लोगों ने कभी भी आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया इन संस्थाओं में। अपने कार्यक्रमों में, अपने सोच में हमने दिल का तो प्रयोग किया, जो हम सामने दिखता है उसको कैसे हम जैसे फायर फाइटर की तरीके से लगे रहते हैं। लेकिन इन सभी संस्थाओं को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके के आंकड़े अपने उस समाज में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर एकत्रित करें, उसकी विवेचना करें, एक कदम पीछे हटें और उन आंकड़ों के आधार पर हम अपनी योजनाओं को फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इन संस्थाओं की तभी हो सकती है जब हमारे अंदर इतना करेज हो कि हमने जो अपना मॉडल बनाया है उसको डिसमेंटल भी कर सकते हैं। जी। हम उसको बदल सकते हैं। मुझे बिल्कुल ये लगता है कि इन सभी संस्थाओं के पास एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है। जो बदलाव हो रहे हैं सतही जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो बदलाव हो रहा है उनको समझने की, जो शायद कई लोगों को नहीं है, जो पॉलिसी सर्कल में बैठे हैं या जो लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं, उनसे ज़्यादा गहरी समझ इन संस्थाओं की जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ काम करना है। शायद वो ज़मीन की आवाज़ को ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, और वो आवाज़ केवल तथ्यों के आधारित पर आप ले जा सकते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके। तो मिल के विश्वसनीय आंकड़े लेना, उन आंकड़ों का विश्लेषण करना, उनसे समझना, उसके हिसाब से कंटेक्चुअलाइज करके प्रोग्राम बनाना और उसको लगातार करते जाना। हाँ, उसको लगातार उसके अंदर बदलाव भी लाते जाना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बस मेरे ख्याल से एक दो आखिरी सवाल हम इस पे। एक तो जो हमारी भी अपनी समझ है कि इस काम में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनको लेके हमको, जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको थोड़ा सा जिसका ख्याल रखना चाहिए, जिसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ी चुनौती, बिना
एक सेकेंडली मैं आपको बता सकता हूँ, वो है बैकलैश की। जब भी आप समाज के उस बैलेंस को जो सदियों से आपने बना रखा है, एक किसी सोच के तहत उसको बदलने का प्रयास करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आती है उसी समाज से आती है, उन्हीं लोगों से आती है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब ये इस तरीके की बात है कि बदलाव की प्रक्रिया तो आपने शुरू कर दी, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए उससे जुड़े रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती इन चीज़ों को एंटिसिपेट करना है जी, कि बदलाव की बात करना तो अच्छा है, लेकिन बदलाव की वजह से होने वाले जो समीकरण जो बदल रहे हैं, उसमें जो सत्ता को चुनौती मिल रही है, वो उसके क्या नुकसान है उनको सोचना, उसको बचाना, और उन लोगों को जो कि इस प्रक्रिया को आगे ले जाना चाहते हैं उनका हाथ पकड़ना, उसके बारे में योजना बनाना, वो बहुत जरूरी है। जी। अब इसको थोड़ा सा हम एंड करते हैं पर्सनल नोट के ऊपर, क्योंकि हम व्यक्ति भी हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं घर का काम की, कोई आपके अपने अनुभव बताएं जो आपको बड़े प्रिय हों। मैं तो अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा हर क्षण हर पल उस तरीके से जीता हूँ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को जीना चाहिए, जिसमें कि जिम्मेदारी का एहसास हो, संवेदनशीलता हो, और मैं कम से कम वो कोशिश करता हूँ। कितना हूँ मालूम नहीं, लेकिन कितना हो सकता हूँ मालूम नहीं, लेकिन मेरे सोच में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मैं हर समय इस चीज़ के बारे में संवेदनशील हूँ कि मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ, किसी को कहीं गलत भाषा ना प्रयोग कर लूँ उनके लिए या उसके लिए। ये तो है, लेकिन मैं मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव मेरी ग्रोथ में रहा है कि मैं एक ऐसे परिवार से आया हूँ जहाँ की सभी लड़के, हम 4 भाई हैं, और मेरी माँ अकेली थी इस परिवार में, जैसे 5 आदमी हों और और हम लोग बहुत ग्रामीण क्षेत्रों से निकले, फिर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम, हमारे फादर भी एक जगह से जहाँ भी उनका ट्रांसफ़र होता रहा। तो मैंने अपनी माँ को देखा है एक संघर्षरत महिला के रूप में, जो कि पुरुषों के बीच में है, और मैंने अपने पिताजी को देखा है जो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि माइग्रेंट थे, उन्होंने परिवार को पालने, अपने दिन रात एक काम करने में, तो दोनों किसी न किसी तरीके से उन दोनों के संघर्ष मैंने जिए हैं। तो शुरू से मेरे अंदर वो वेदना माँ की भी रही और पिताजी की भी रही, तो उनको भी मैंने देखा अकेलापन, और इनको भी देखा अकेलापन उनका। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई संदेश जो आप आज़ाद के लिए, वो सारे नहीं, आप ये काम करते रहिए, आप इतना संवेदनशील काम कर रहे हैं, ये बस इसको बढ़ाए रखिए, रहिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका, और आपका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम जैसे लोग, काफ़ी सारी संस्थाएं जो इस मुहिम में लगी हुई हैं, हम निश्चित रूप से कुछ कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, आप इस चर्चा में आए और बड़ी रोचक चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।